तलबा की हिफाजत और इनखला है अवलीन तरजीह। तलबा की वापसी तेज करने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने पर हुआ तबादला ख्याल। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की मुहिम जारी। 5वीं परवाज बुखारेस्ट से 249 हिंदुस्तानी शहरियों के साथ दिल्ली रवाना। वजारत खारजा ने ऑपरेशन गंगा के तहत शहरियों की महफूज वापसी के लिए जारी किया नया ट्विटर हैंडल ओपी गंगा हेल्पलाइन। यूक्रेन पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का खुसूसी हंगामी इजलास आज। 4 दहाइयों में पहली बार जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद करेंगे 11वीं हंगामी इजलास की सदारत। यूक्रेन बेलारूस में रूस के साथ मुज़ाकरात करने पर राजी। बातचीत में बेलारूस ने किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई न करने का दिलाया यकीन। अमेरिका का यूक्रेन को मजीद $54 मिलियन की इंसानी इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वज़ारत तिजारत और सनत के पोस्ट बजट वेबिनार से करेंगे खिताब, जिसका इन्वान है तेज इक़्तिसादी तरक्की के लिए हम आहंगी पैदा करना। वेबिनार का मकसद है इस साल मरकजी बजट में ऐलान करदा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की रफ्तार आगे बढ़ाना। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के बकिया मरहाइल के लिए मुहिम तेज। वज़ीर-ए-आज़म आज महाराजगंज और बलिया अजला में अवामी जलसों से करेंगे खिताब। बीजेपी के दीगर लीडरों की भी अवामी मीटिंग। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के अलावा दीगर पार्टियों ने भी झोंकी पूरी ताकत। मणिपुर में पहले मरहले की पोलिंग में 38 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 15 खवातीन समेत 173 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत पर लगेगी मोहर। दूसरे मरहले की पोलिंग 5 मार्च को। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज चेन्नई में स्टेक होल्डर्स के साथ पोस्ट बजट कॉन्क्लेव से करेंगी खिताब। कॉन्क्लेव में मरकजी बजट 2022 की अहम खुसूसियात पर अंग्रेजी और तमिल जबानों में होगा तबादला ख्याल। डीडी न्यूज और डीडी पोडिगाई चैनल्स पर होगा लाइव टेलीकास्ट। मुताल्लिका सोशल मीडिया पर भी होगी लाइव स्ट्रीमिंग। भारत ने श्रीलंका को तीसरे टी20 में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप। टीम इंडिया ने की टी20 में मुसलसल 12वीं जीत दर्ज कर अफगानिस्तान की बराबरी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के मसले पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और ख़ारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला भी मौजूद थे। वज़ारत ख़ारजा के अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। उन्हें भारतीयों की बाहिफाजत वापसी के लिए किए गए इक़दामात के बारे में भी बताया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरान ज़रूरी हिदायत भी दी। और ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को कामयाबी के साथ घर वापस लाने की मुहिम जारी है। इस दौरान 249 भारतीय शहरियों को लेकर 5 परवाजें बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। और यूक्रेन से भारतीयों का लौटना जारी है। रोमानिया बुखारेस्ट की एक और परवाज कल रात ही दिल्ली पहुंची है। मुल्क वापस आए लोगों से डीडी न्यूज की खास बातचीत आपको दिखाते हैं। यूक्रेन से लगातार भारतीय नागरिकों को स्वदेश लेकर आया जा रहा है। एक विमान अभी दिल्ली पहुंचा है। हमारे साथ एक यात्री हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से आप पहुंचे हैं भारत? काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई बट फाइनली होम घर पे आ चुके हैं हम लोग, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। दे आर लाइक गॉड टू अस बिकॉज इवेंचुअली दे सेव्ड आवर लाइफ्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट।
भारत आ रहे हैं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इंडियन एम्बेसी ने जो किया उसके लिए इंडियन एम्बेसी को थैंक यू। बहुत डिफ़िकल्ट था वहाँ यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करना, तो जो निकल गए वो रोमानिया आए, वहाँ पे बहुत अच्छा था, खाना पीना भी मिला अच्छा, सब कुछ अच्छा था। फिर वहाँ से इंडियन एम्बेसी ने एक बस कराई और वहाँ से कैपिटल बुचारेस्ट आके यहाँ आ गए, सब कुछ अच्छा रहा। एम्बेसी ने बस प्रोवाइड कराई, फ्लाइट्स कराई। वी आर रियली ग्रेटफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट फॉर सपोर्टिंग अस एंड ब्रिंगिंग अस बैक। Also, I would like to specially mention about the Romania citizens. They were really helpful. यहाँ पे आके शांति मिली है, क्योंकि वहाँ पे तो हम एक हफ्ते से पैनिक सिचुएशन में ही है। यही डर लगा रह रहा था कि कब ब्लास्ट होएगा, अब ब्लास्ट होएगा, अब ब्लास्ट होएगा। जितनी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने करा है, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि हम आ पाए यहाँ पे। जितना उन लोगों ने रोमानिया बॉर्डर पे करा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये छात्र हैं काफ़ी उत्साहित हैं, उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि जो भारत सरकार ने इनके लिए किया है, इनको सुरक्षित स्वदेश लेकर आए हैं, इसके लिए बार बार ये लोग धन्यवाद कर रहे हैं। कैमरामैन नारायण मूर्ति के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गति शक्ति के विजन और मरकजी बजट 2022 के साथ इसके तालमेल पर शुरा से खिताब करेंगे। इस साल के आम बजट में ऐलान करदा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर सरगर्मियों को आगे बढ़ाते हुए तिजारत और सनत की वजारत के फरोग़ सनत और अंदरूनी तिजारत का शोबा यानी कि DPIIT आज तेज़ इक़्तिसादी तरक्की के लिए हम आहंगी पैदा करना के उन्वान से 28 फरवरी 2022 के बाद अपने पहले वेबिनार का इनेकाद कर रहा है। इस वेबिनार के दौरान मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, वजारतों के आला ओहदेदार, सरकर्दा तालीमी माहिर और सनत के नुमाइंदे जमा होंगे जो भारत की लॉजिस्टिक कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए एक हिकमत अमली तैयार करेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ख़तामी इजलास की सदारत करेंगे। तमाम शोबों के अहम मुकर्रीन अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे और मुस्तकबिल के मंसूबों की वजाहत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद शुरा भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने वाले 5 सेक्शनों में शिरकत करेंगे। पीएम गति शक्ति का मकसद माजी से सबक हासिल करके आइंदा नस्ल का बुनियादी ढांचा तैयार करना है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक मरबूत मंसूबे की शक्ल में है जो अशिया और खदमात की बिला रुकावट नकलो हरकत को यकीनी बनाने में हाइल तमाम रुकावटों को दूर करेगा। इसका मकसद जिंदगी में आसानी बढ़ाना, कारोबार में आसानी पैदा करना, रुकावटों को कम करना और लगन के साथ कामों की तकमील में तेजी लाना है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के बकिया मरहाइल के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज महाराजगंज और बलिया अजला में जलसा आम से खिताब करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर दाखिला अमित शाह रियासत के कुशीनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और बस्ती अजला में इंतखाबी रैलियों में हिस्सा लेंगे। पार्टी सदर जगत प्रकाश नड्डा जौनपुर, मिर्जापुर और चंदोली में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी है। रियासत में पोलिंग 2 मरहलों में होनी है। पहले मरहले में 6 अजला की 38 असेंबली सीटों पर पोलिंग होगी। इनमें से 1 सीट दर्जे फहरिस्त जातों के लिए है और 8 सीटें दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस की गई हैं। इन अजला में इम्फाल ईस्ट एंड वेस्ट, बिष्णुपुर, फिरेजाल, चूड़ चंद्रपुर और कांग पोपकई शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। आज के इलेक्शन के लिए 1721 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इंतखाबात के पहले मरहले में 15 ख़वातीन समेत 173 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। और मणिपुर में आज की पोलिंग पर बात करते हैं अपने नामा निगार मुकेश शुक्ला से। मुकेश, इस वक्त आप पोलिंग स्टेशंस का किस तरह का माहौल देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आज देखिए मणिपुर में पहले चरण के चुनाव कराए जा रहे हैं और सुबह से जो वोटर्स हैं वो लगातार आकर के पोलिंग कर रहे हैं, अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। अभी मैं याशिकुल कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक तरफ वुमेन की लाइन लगी हुई है और एक तरफ पुरुषों की लाइन लगी हुई है। और ये ऐसा माजरा हर एक छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको देखने को मिला, क्योंकि 38 सीट्स हैं जहां पर आपको
वोटर्स इसी तरह बाहर आकर के वोट करते हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक मतदान जारी है। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था और अभी 9:10 हो गए, यानी तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। आप देखिए व्हील चेयर पर भी जो है वहाँ से भी लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। यानी चुनाव के इस पर्व को लोग ना केवल अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं बल्कि वो चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार यहाँ पर मिलकर के आए और मणिपुर का जो विकास करे, कोई भी सरकार यहाँ फॉर्म करे तो वो मणिपुर की जनता के लिए काम करे। और ऐसे में जो भी पार्टियां हैं वो लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वोटर्स अपनी भागीदारी यहाँ दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और 38 सीट्स पर अभी पहले फेज में चुनाव होंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट चरण के चुनाव है वो 5 मार्च को कराए जाएंगे। ऐसे में आज जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा लोग और ज़्यादा तादाद में निकल करके आएंगे और इनके बीच में ना केवल इनके जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो लोग आकर के इनसे बात कर रहे हैं, बल्कि अभी कुछ देर पहले एन बीरेन सिंह ने अपना वोट कास्ट करा, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के। इससे उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा कि आर.के. रंजन, मिनिस्टर ऑफ एक्शन अफेयर MOS, उन्होंने वोट कास्ट किया। तो लगातार ये हुजूम आता जा रहा है घरों से बाहर। और आपको बता दूं आज वेदर भी काफ़ी सनशाइन है, तो इसका भी इंजॉय यहाँ की जनता ले रही है। मुकेश, जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा माहौल है वहाँ का और भीड़ भी काफ़ी है। ख़वातीन के आपने बताया कि अलग से लाइन है और मर्द हजरात जो हैं वो अलग से लाइन में खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार बने। इसी पर ही हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आज वोटिंग की जा रही है। बिल्कुल साइमा, मुद्दे जो हैं वो यहाँ की जनता के लिए, अगर महिलाओं की बात करें तो महिला अपने एम्पावरमेंट की बात करती है, क्योंकि बड़ा रोल वो प्ले करती हैं इस पूरी के पूरी राज्य में। महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। वो चाहते हैं यहाँ एजुकेशन को लेकर के बच्चों में ज़्यादा दिलचस्पी हो, लोग यहाँ पर पढ़े लिख करके आगे बढ़ें। ड्रग्स फ्री ये राज्य हो, क्योंकि युवाओं में नशे को लेकर के जो लत है उसको लेकर के वो चाहते हैं कि यहाँ से बच्चों को युवाओं को नशे के दलदल से निकाल करके मुख्यधारा में ला जाए। मिलिटेंसी फ्री राज्य बनाया जाए, इंसर्जेंसी फ्री राज्य बनाया जाए, कोई कहीं भी आए कहीं भी जाए उनको आज़ादी हो। महिलाओं से मैंने 2 दिन पहले बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। कोई UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई डॉक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मणिपुर में तमाम यूनिवर्सिटी ऐसी स्टैब्लिश हों कि उनको बाहर ना जाना पड़े, उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाएं और प्रदेश के अंदर इस तरह का माहौल हो कि कोई भी कहीं जा करके पढ़ सकता है। नहीं तो आमतौर पर देखा जाता है कि बाहर एजुकेशन के लिए ये बच्चे जाया करते थे, लेकिन पिछले 5 साल से यहाँ डेवलपमेंट जिस तरह से देखने को मिला, काफ़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई गई, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया, यहाँ पर बनाया गया। आपने देखा बड़े बड़े नाम, अभी यहाँ पर मीराबाई चानू निकल करके आई जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। तो मैरी कॉम एक बड़ा नाम है यहाँ की। अगर स्पोर्ट फ्रेटर्निटी की बात करें तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यहाँ को ना केवल मणिपुर को एक अच्छा मौका दे रही है, एक माहौल दे रही हैं, और बल्कि एक मणिपुर की, खुशहाल मणिपुर की जो लोग कल्पना कर रहे हैं वो इसी से निकल करके आएगा। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां यूक्रेन पर हमले के ताल्लुक से इशारे मिल रहे हैं कि रूस के साथ मुज़ाकरात शायद जल्द ही शुरू हो सकती है, लेकिन राजधानी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की फौज जवाब तो दे रही है लेकिन नताइज अभी तक गैर यकीनी है। इस दौरान यूक्रेन छोड़ने वाले शहरियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इन सब बातों की तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के दरमियान कल चौथे दिन भी फौजी टकराव जारी रहा। कीव पर अभी भी यूक्रेन का कंट्रोल बरकरार है और रूसी फौज अपने हमले बढ़ा रही है। यूक्रेन के शुमाल मशरिक और मगरबी शहरों पर भी रूस का शिकंजा कसता जा रहा है। उख्तिरका में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि ब्लैक सी से रूसी फौज पोल्तावा और मैरियोपोल शहरों पर मुसलसल मिसाइलें दाग रही है। इस दरमियान रूस की मीडिया के हवाले से खबर आई है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की उस तजवीज़ को मंजूर कर लिया है जिसमें बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में बातचीत की जानी है। हालांकि इससे पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि बातचीत के लिए मिन्स्क के अलावा कोई दूसरी जगह तय की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रूसी फौज का जुल्म बढ़ता जा रहा है और ये कि दूसरी आलमी जंग के बाद किसी भी यूरोपीय मुल्क में पहली बार ऐसे हालात बने हैं। साथ ही यूक्रेन ने बैनुल-अक़वामी अदालत में रूसी हमले के खिलाफ आवाज उठाई है। मिन्स्क के अलावा किसी अन्य जगह पर बातचीत हो, हम बातचीत करना चाहते हैं और इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं। हमने वार्साय, बुडापेस्ट, इस्तांबुल, बाकू में बातचीत का प्रस्ताव रूस को दिया है। साथ ही कहा है कि मिसाइल हमले रोके जाएं।
वहीं दूसरी तरफ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी फौज का हौसला बढ़ाया है और कहा कि फौज ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। इस दरमियान यूक्रेन छोड़ने वाले शहरियों की तादाद बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 3.68 लाख से ज्यादा शहरी दूसरे शहरों में पनाह लिए हुए हैं। पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया के अलावा यूरोप के दीगर मुल्कों में भी पनाहगुज़ी पहुंच रहे हैं। अंदाजे के मुताबिक अगर हालात ठीक नहीं हुए तो पनाहगुज़ीनों की तादाद 40 लाख तक पहुंच सकती है। We would say that up to 4 million people could actually cross borders if things continue to deteriorate, which they have until now. We have to see civilians protected. We have to see civilian infrastructure protected. International humanitarian law demands it. बहरान के दरमियान फंसे यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपियन यूनियन ने असलहा फराहम कराए जाने की पेशकश की है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड ने भी जंग में इस्तेमाल होने वाले टैंक और दीगर असलहे दिए जाने की बात कही है। वहीं जर्मनी ने पोलैंड सरहद से पनाहगुज़ीनों को जर्मनी रेल ने मुफ्त खिदमात फराहम कराए जाने का वादा किया है। इसके अलावा पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में इंसानी इमदाद फराहम कराए जाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी खुसूसी इजलास आज हो रहा है। यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादी मॉस्को को तनहा करने के लिए सिफारती मुहिम चला रहे हैं। ये कदम अक़वाम मुत्तहिदा में जारी सिफारती कोशिशों के हिस्से के तौर पर उठाया गया है। UNGA के इस इजलास में किसी मुल्क के पास वीटो नहीं है और UNGA की करारदादें गैर पाबंद हैं, लेकिन उनके सियासी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हंगामी खुसूसी इजलास के ख़त्म पर वोटिंग होगी। 1950 के बाद से ये 11वां खुसूसी हंगामी इजलास हो रहा है। और यूक्रेन रूस के साथ जारी तनाज़े के दरमियान यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में आवाज़ भी उठाई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि रूस को जंग के दौरान होने वाली नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार दिया जाए। फौरी फैसले में रूस को फौजी सरगर्मियां बंद करने का हुक्म देने की दरख्वास्त की गई है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में मुकदमे की समाअत अगले हफ्ते शुरू होने की उम्मीद है। और यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 5वां दिन है। रूसी फौज ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को घेरे में ले लिया है। बेलारूस से यूक्रेन तक मिसाइलों से शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी हमले के बाद पहली बार यूक्रेन के शहर डिम्प्रो में फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। कीव में सायरन के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। रूस ने 4 दिनों में हलाक होने वाले फौजियों की तादाद पर तबसरा करने से इनकार करते हुए यह एतराफ़ किया है कि हमले के दौरान उसके फौजी भी मारे गए हैं और ताहम रूस ने यह नहीं बताया है कि यूक्रेन पर हमले में उसके कितने फौजी मारे गए हैं। आज साइंस का कौमी दिन है। ये दिन हर साल 28 फरवरी को रमन एफिकट दरियाफ्त के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भारतीय माहिर तिब्बियात सर CV रमन ने रमन इफेक्ट्स की दरियाफ्त की ऐलान किया था और दरियाफ्त के लिए उन्हें 1930 में नोबेल इनाम से नवाजा गया था। 1986 में भारतीय हुकूमत ने 28 फरवरी को साइंस के कौमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। इस दिन को मनाने का मकसद साइंस की अहमियत और आम जिंदगी में इसके इस्तेमाल का पैगाम आम करना है। इस साल के नेशनल साइंस डे की थीम पायदार तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में मरबूत नुक्ता नज़र है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस के मामलों में अब भी इजाफा हो रहा है। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 43 करोड़ 56 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 59,67,000 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन के सबब मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा कहर अब भी जारी है। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 8 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 9,73,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में भी कोरोना इन्फेक्शन कमजोर होता नजर नहीं आ रहा है। फ्रांस में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 26 लाख मामले सामने आए हैं, जबकि ब्रिटानिया में भी कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 88 लाख से ज्यादा हो चुकी है। रूस में 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा और जर्मनी में 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है जंग के दरमियान रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए तैयार। रूसी फ़ौज यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में दाखिल। अब तक यहाँ पर 240 से ज़ायद आम शहरी हलाक हो चुके हैं और यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला भी जारी है। इसी के साथ ही वहीं दूसरी सुर्खी इसमें यहाँ ली गई है यूपी में 5वें मरहले की 61 सीटों और 54% यहाँ पर पोलिंग दर्ज की गई है। चित्रकूट और अयोध्या में सबसे ज़्यादा और प्रयागराज और अमेठी में सबसे कम वोट डाले गए हैं। इसके अलावा जो खबरें इसमें शाया हुई हैं, वहाँ मेट्रो स्टेशन के सभी गेट आज से खोल दिए जाएंगे। DDMA ने ऑटो, टैक्सी और मैक्सी कैब वगैरह में मुसाफिरों की तादाद पर लगी पाबंदी को भी अब हटा दिया है और मेट्रो के सारे गेट खोलने की इजाज़त दे दी है और साथ ही साथ यहाँ पर मुसाफिरों को मास्क पहनना लाजमी होगा। इसके अलावा जो खबरें हमने ली हैं वो आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कई तरह की बातें यहाँ पर की हैं। उसी के हवाले से यहाँ पर एक खबर शाये हुई है जहाँ उन्होंने कहा है कि बैरूनी ममालिक से तकरीबन 200 चोरी शुदा कदीम मुजस्मे लाए गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत में भी बेमिसाल तब्दीलियाँ यहाँ पर मौसूल हुई हैं और देश में की जा रही हैं। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने शिवरात्रि होली के मौके पर मुल्क के बाशिंदों को पेश की मुबारकबाद भी दी है और कहा है कि होली जैसे त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल के उसूल को अपना कर मसनूआत को ख़रीदा जाए। तो ये थी रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसकी सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है कि यूक्रेन में फंसे शहरियों की बाहिफाजत वापसी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है और इसी के हवाले से आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा की कमान जो है, दूसरी सुर्खी आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन गंगा की कमान वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हाथों में है और तिरंगा बना हिंदुस्तानियों के लिए ढाल। मशरिक़ी यूक्रेन में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें शुरू हुई हैं और ऑपरेशन गंगा इसका नाम दिया गया है और इसकी कमान वज़ीर-ए-आज़म ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। इसके अलावा जो सुर्खी इसमें शाये हुई है, बुजुर्ग कैदियों की रिहाई पर गौर के लिए कमेटी बनाने का हुक्म। दरअसल उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को राहत भरी खबर है जो अपनी सज़ा के 14 साल पूरे कर चुके हैं, आपको बता दें, और जिनकी उम्र जो है वो 60 साल की है या उससे भी ज़ायद है। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कैदियों की भरमार और उनकी समाअत ना होने के पेश नज़र अब सरकार से कहा है कि वो एक कमेटी बनाएं और इस तरह के कैदियों की तादाद वो उनको बताएं ताकि उनको रिहाई दी जा सके जिनके 14 साल पूरे हो चुके हैं या जिनकी उम्र 60 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा हमने बैनुल-अक़वामी सफ़े से यहाँ पर कुछ खबरें ली हैं। आपको बता दें कि अमेरिका कह रहा है कि हम दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाना चाहते हैं, इसलिए हम यूक्रेन पर हमले के सबब रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियां हमने कुछ आयद की हैं। वहीं दूसरी सुर्खी के अंदर यहाँ पर तालिबान हुकूमत के तय अमेरिका का बड़ा फैसला यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ अफगानिस्तान के साथ तिजारत और मालियाती लेन देन की इजाज़त दे दी गई है। अमेरिका ने तालिबान पर पाबंदियाँ बरकरार रखते हुए नई पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान के साथ तिजारती और मालियाती लेन देन की इजाज़त यहाँ पर दे दी है और इसको इन्होंने नाम दिया है, एक पॉलिसी, नई पॉलिसी इन्होंने मुतारुफ़ कराई है और जिसका नाम है जनरल अलायंस 20। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की, जहां भारत और श्रीलंका के दरमियान खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप कर लिया है। रोहित शर्मा की क़यादत में भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और आखिरी मैच में भी कामयाबी हासिल की है। धर्मशाला में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से एक तरफा जीत हासिल की। भारत ने पहला मैच 62 रन से और दूसरा T20 7 विकेटों से जीता था। रोहित शर्मा की कप्तानी में ये मुसलसल चौथी सीरीज की जीत है जिसमें भारत ने मुखालिफ टीम को क्लीन स्वीप किया है। इस तरह भारत ने मुसलसल सबसे ज्यादा T20 जीतने के अफगानिस्तान के आलमी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारतीय पैरा तीर अंदाज पूजा जातियान ने पैरा आलमी चैंपियनशिप के इनफरादी जुमरे में चांदी का तमगा जीत कर तारीख रकम की है। पूजा यहां सोने का तमगा हासिल करने से महरूम रह गई, लेकिन वो आलमी चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। पूजा को फाइनल में इटली की हरीफ से
हार का सामना करके चांदी के तमगे पर इत्तेफाक करना पड़ा। 24 साला पैरा तीर अंदाज की नजरें सीनियर सतह पर पहली खातून तीरंदाज आलमी चैंपियनशिप बनने पर मरकूज थी। और FIH प्रो लीग में भारतीय खातून हॉकी टीम को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इतवार को भारतीय खिलाड़ियों को स्पेन ने 3-4 से शिकस्त दे दी है। स्पेन खिलाड़ी ने मैच की शुरुआती 35 सेकंड में ही टीम के लिए पहला गोल करके भारतीय खिलाड़ियों पर दबाव बना लिया। भारत की जानिब से डेब्यू खिलाड़ी संगीता कुमारी, सलेमा टेटे और नमिता ने गोल किए। 4 मैचों में भारत की ये पहली शिकस्त है। वहीं लीग में स्पेन ने अपनी पहली जीत हासिल की है। भारत इससे कबल चीन को दी मैच में और अम्मान को शिकस्त दे चुका है। और आखिर में अब नजर डाल लेते हैं मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।